रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई थी, इसीलिए वो बिना नाश्ता किए ही निकलने वाली थी। तभी उसकी माँ सुमित्रा उसे रोकते हुए बोलती है, अरे नेहा, नाश्ता तो किया नहीं, कम से कम लंच लेकर जा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो खा लियो। माँ वो कॉलेज है, स्कूल नहीं है जहाँ लंच लेकर जाऊँ। रहने दो, मैं कैंटीन से खा लूंगी। हद है, मैंने सुबह उठकर तेरे लिए स्पेशली तेरा पसंदीदा पोहा बनाया है और तू कैंटीन से खाने की बात कर रही है। माँ की मेहनत की तो कोई कदर ही नहीं है। क्या पोहा बनाया है? तो पहले बोलते। दे दो लंच दे दो। सुमित्रा जल्दी से एक लंच बॉक्स नेहा को दे देती है, जिसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जाने के बाद नेहा अपनी दोस्त अदिति के साथ क्लास में लेक्चर ले रही होती है। तभी अदिति अपने पेट से आने वाली भूख की आवाज को दबाते हुए बोलती है, यार नेहा, बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ? क्या कर रही है? तो चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? लेक्चर चल रहा है, मैडम ने देख लिया ना बातें करते हुए तो पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर देंगी। लेकिन मेरी भूख नहीं रुक पाएगी नेहा, पेट में गुड़गुड़ ऐसे हो रही है मानो तीसरा विश्व युद्ध बाहर नहीं मेरे पेट में होने वाला हो। हद है तेरी भी। मेरी बैग में लंच बॉक्स रखा है, उसमें से निकाल कर खा ले। और हाँ, सारा मत खाइयो, मेरा फेवरेट पोहा है उसमें। अरे वाह नेहा, तू तो महान है मेरी दोस्त। मन करता है तेरे पैर धोकर पीऊं, यही ना? नहीं, तेरे पैर धोकर पानी तेरे ऊपर गिरा दूं। हो गई बकवास, भूख लगी है ना, खा ले चुपचाप। अदिति चुपके से नेहा के बैग में से लंच बॉक्स निकाल कर खाने लगती है। पोहे की खुशबू बाकी बच्चों को भी आती है, इसीलिए अदिति को खाता देखकर उसके बगल में बैठी लड़की भी पोहा खाने को मांगती है। अदिति लंच बॉक्स आगे पास करती है। ऐसे ही करते करते पूरी क्लास में नेहा के पोहों से भरा लंच पास होकर खाली हो जाता है। फिर मैडम के जाते ही नेहा अदिति से लंच मांगती है, तो अदिति खाली लंच बॉक्स पकड़ाती है। ये देखकर नेहा बोलती है, क्या यार नेहा, क्या करती है तू? सारा पोहा अकेले खा गई, भुक्कड़। यार मैंने नहीं, पूरी क्लास ने खाया है। नेहा क्लास में सबकी तरफ देखती है तो सभी नेहा को थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद बेचारी नेहा को भूखे पेट ही रहना पड़ता है। शाम को कॉलेज से घर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे भूख लगी है, प्लीज थोड़ा पोहा पड़ा है तो दे दो ना, कॉलेज में तो मेरे हाथ ही नहीं लगा। क्यों? इतना बड़ा लंच बॉक्स दिया था, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? वो मेरे हाथ लगा होता तो मेरा पेट भरता ना। इसके बाद नेहा सब कुछ अपनी माँ को बताती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे कोई नहीं, अब पोहा तो नहीं, इसलिए रोटी सब्जी बनाई है, जाकर खा ले। नहीं, मुझे पोहा खाना है, पोहा बना दो। नेहा की ये आवाज सुनकर उसका भाई रोहन कमरे से बाहर आता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, जो पोहा बचा था वो सारा मैं खा गया था दिन में, इसीलिए अब पोहा नहीं है। हाँ, तेरे जैसे कुत्ते का पेट भरने के लिए तो बहुत सारा खाना लगता ही होगा, इसीलिए मम्मी दोबारा बना दो। क्यों, तू स्पेशल है? मैंने भी अभी दाल रोटी खाई है, तू भी वही खा। और मम्मी कसम है आपको, अगर आपने पोहा बनाया तो ये साबित हो जाएगा कि आप इसकी ही सगी माँ हो, मेरी नहीं। बकवास करेगा तो मुंह तोड़ देना है। अरे नेहा, सुबह ही पोहा बनाया था, अब तुझे नहीं मिला खाने को तो मेरी गलती नहीं है। अब मैंने जो बनाया है वो खा ले, वरना अपने आप पोहा बना ले। हाँ, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती, मैं तो सौतेली हूँ ना, कबाड़े वालों से लिया था आपने मुझे, मैं खुद ही बना लूंगी। नेहा रसोई में जाकर YouTube से देख कर पोहे बनाती है और बाहर आकर अपने भाई को चिढ़ाते हुए खा के बोलती है, अरे वाह 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 वाह, क्या पोहा बनाया है नेहा तूने। मतलब मैं कहती हूँ कि 100 शेफ मरे होंगे ना, तब जाके तू एक पैदा हुई होगी, तभी इतना मस्त खाना बनाती है तू। अबे जाना, अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही तारीफ करे जा रही है। खिला पहले, चख के बताता हूँ सच में अच्छा है भी या नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ चखने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बनाया है ट्रायल के लिए। नेहा रोहन को चखने के लिए देती है, लेकिन वो प्लेट छीनकर भागते हुए पूरी प्लेट चट कर देता है। ये देखकर नेहा रोने लगती है और रोहन उसके सामने प्लेट रखकर बोलता है, यू नीड मोर प्रैक्टिस। कुत्ते कमीने, रुक जा तू, तुझे तो मैं बताती हूँ, 100 भूखे मरे होंगे ना तब तो एक पैदा हुआ होगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी।
दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ सुमित्रा आकर दोनों के एक एक कान पर लगाकर बोलती है, एक पोहे के लिए ऐसे लड़ रहे हैं, इंसान बन जाओ वरना अगली बार से खाना ही देना बंद कर दूंगी। माँ की डांट से दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से नेहा YouTube से देख कर अलग अलग तरह से पोहे बनाने लगी। कभी मीठे पोहे तो कभी तीखे तो कभी किसी और नए स्टाइल में पोहे। अपने भुक्कड़ भाई को भी वो रोज पोहे खिलाती और खुद भी खाती। कुछ ही समय में नेहा हर तरह का पोहा बनाना सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन रोहन अपने पूरे परिवार के साथ बैठा बोलता है, मैं सोच रहा हूँ खुद का कोई बिजनेस करें, क्योंकि पापा भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहते हैं। मेरी भी पढ़ाई के बाद बहुत टाइम होता है कि मैं कुछ कर सकूं, तो क्यों ना खुद का काम चालू किया जाए। गप्पे मारने के और लड़ने के कोई पैसे नहीं देता। हाँ, ताने मार लो, इसके भी कोई पैसे नहीं देता, वरना आपके जरिए मैं करोड़ों कमाता। हाँ तो भौंक लेना अच्छे से, क्या बिजनेस करना चाहता है तू? हाँ बता चल। माँ, मैं सोच रहा था कल को नेहा अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तो यह हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, तो क्यों ना अभी इसके जरिए हम नोट छाप लें। माँ, ये मुझे बेचने की बात कर रहा है। हाउ मीन, कमीने में तेरी सगी बहन हूँ, सौतेली बहन नहीं हूँ। ठहर जा, तू मेरी लड़की को बेचेगा? शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? कुछ भी मतलब, अरे मैं तो इसके पोहे बनाने के टैलेंट को लेकर कह रहा था कि कॉलेज के बाहर एक ठेला खोल लेते हैं पोहे का। वैसे भी कॉलेज के बच्चे खाना नहीं लाते और कैंटीन में तो बकवास खाना मिलता है, इसीलिए कॉलेज के बाहर अगर पोहे बेचेंगे तो बहुत लोग खाएंगे। पागल वागल हो गया है क्या? मुझे पोहे खाने का शौक है, बनाने का नहीं। जब तूने खाने के शौक में ही इतना अच्छा बनाना सीख लिया है तो बनाने का शौक पाल ले। कम से कम हमारे पास पैसा तो आएगा, फिर उस पैसे से ठूसती रहियो जितना चाहे। तुम दोनों भाई बहन ठेले वाले बनोगे। मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई तो दोनों के सर के ऊपर से जाती है। बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे अपने कॉलेज के सामने मैं पोहे बेचूंगी, लोग क्या सोचेंगे? घर में भुखमरी फैली हुई है। नेहा मना करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रोहन उसको कई दिनों तक हाथ पैर जोड़कर मनाता है, जिसके बाद बेचारी को अपने भिखारी भाई के लिए मानना पड़ता है। और फिर वो एक छोटी सी पोहे की दुकान खोलकर अपनी शुरुआत करते हैं। पहले ही दिन कॉलेज के बाहर पोहे की दुकान देखकर सभी बच्चे वहाँ भीड़ जमा करके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर नेहा और रोहन बहुत खुश थे, जिसके बाद नेहा जल्दी जल्दी सबके लिए पोहा बना कर देती है और सबको पोहा पसंद आता है। शाम तक उनका सारा पोहा खत्म हो जाता है। तभी अदिति वहाँ आकर बोलती है, नेहा, मुझे भी पोहा खिलाना अपनी दुकान का। सॉरी अदिति, पोहा तो खत्म हो गया, तुम कल आ जाना, लेट हो गई आज तो। पर मुझे भूख तो अभी लगी है और मुझे पोहा बहुत पसंद है, तू जानती है ना। तो क्यों ना तुम हमारे साथ घर चलो, क्योंकि घर पर ये तुमको पोहा बनाकर खिला देगी। वाह रोहन, ये आइडिया बहुत मस्त है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, वहाँ पोहा खा लूंगी। दीदी, मैं अदिति को बाइक से घर लेकर जा रहा हूँ, तुम रिक्शे से आ जाना। चलें अदिति? हाँ रोहन। रोहन नेहा को छोड़कर अदिति को घर ले जाता है और बेचारी नेहा को रिक्शे से घर आना पड़ता है, जहाँ वो रोहन से बदला लेने के लिए अदिति के लिए पोहा बनाने से मना कर देती है। और उसके बाद रोहन बोलता है, प्लीज बहन नहीं है, बना देना पोहा। देख, मैं अदिति को पसंद करता हूँ, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही है उसके सामने? बेटा, तेरे चक्कर में मैंने पोहा बनाने का काम शुरू किया और तू लड़की पे फिसल के बहन को भूल गया। अच्छा, अब बताती हूँ, अब बनाऊंगी तेरा पोहा मैं। नेहा के इतना कहते ही रोहन और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और बुरी तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये देखकर तो अदिति डर जाती है, लेकिन तभी सुमित्रा उसके पास आकर बोलती है, बेटा आ, तुझे तो मैं पोहे बनाकर खिलाती हूँ, इनका तो ये रोज का है। कुछ देर में सुमित्रा सभी के लिए पोहा बनाकर लाती है। नहीं बनाऊंगी पोहा, मुझे बस पोहा खाना पसंद है। हाँ देवी, तू बस खा ले, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। ये सुनकर रोहन का मुंह लटक जाता है, क्योंकि बेचारे का बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। इसी के साथ नेहा को पोहा बनाना तो आता था, लेकिन उसको खाने का शौक था, बनाने का नहीं। इसीलिए उसने बनाने का काम अपनी माँ के ऊपर ही छोड़ दिया और खुद सिर्फ खाने पर ही गौर फरमाया।
रात के 9 बज रहे थे। बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब था। कोई गाड़ी, कोई ऑटो या कोई भी टैक्सी नहीं थी। बारिश में भीगती एक नियति नाम की लड़की अपने पेट पर हाथ रखकर डरते सहमते भागती हुई कहती है, मुझे किसी भी हालत में भागना होगा और अपने बच्चे की जान बचानी होगी, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नियति भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन में चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक वो ट्रेन चलने लगती है। साथ ही नियति एक कोना पकड़कर थककर वहां पर बैठ जाती है और आंख बंद करती है तो वो अपने कुछ बीते हुए पलों को याद करती है, जहां वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी बोलती है, समीर, ये आप ही है ना? मैं जानती हूँ। चलिए हटिए, खाना बनाने दीजिए मुझे। अरे यार, मैं कितने धीरे धीरे कदमों से तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये मैं ही हूँ? आपसे यूं ही थोड़ी ना शादी की है मैंने। अरे दिल से रिश्ता जुड़ा है मेरा और आपका। आपके कदमों की आहट से भी पहचान सकती हूँ कि मेरे प्यारे पति आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहीं खो गया तो तुम मुझे ढूंढने आओगी ना? आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? खोए आपके दुश्मन मैं आपको कभी नहीं खोने दूंगी। धरती हो या पाताल, हर जगह से ढूंढ निकालूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत हो। चलो, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे देवर देवरानी जी, आप दोनों का रोमांस किचन में हो गए हो तो आप खाना भी खा लो और परोस भी दो। इसके बाद नियति सभी को खाना परोसती है और साथ बैठकर खाना खाती है। तभी उसकी सास संगीता खाना खाकर बोलती है, अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा चोखा बनाया है तूने। अरे मजा ही आ गया खा के। अरे देवरानी जी, रोटियां खत्म हो गई है, जरा अंदर से ला दो। अरे ओ नासपीटी, अरे बहू अभी घर में आई नहीं कि तेरा हुक्म चलाना शुरू हो गया। जाके खुद काम कर और रोटी ले आ। फ्रिज में पुदीने की चटनी भी है। जी माँ जी, अभी लाई। अरे जेठानी जी, रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ। आप बैठिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप बैठो, मैं ही ले आती हूँ। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज बजती है और झटके से ट्रेन रुक जाती है। इतने में ही नियति की आंखें खुलती हैं और वो बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेबी, आप ठीक हो ना? मम्मी आपको जल्दी पापा के पास ले जाएंगी। नियति ट्रेन से उतरती है और चलते चलते एक शिव मंदिर में आ पहुंचती है। हे भगवान, मेरे समीर जी जहाँ भी है उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे उनसे मिलवा दो भगवान। वो उन सीढ़ियों से उतरकर थककर वहीं बैठ जाती है। हाय, मैं थक गई और प्यास भी बहुत लग रही है। बेबी, आप परेशान मत हो, मम्मा अभी पानी पिएगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आई प्रॉमिस कि मम्मी पापा से आपको जल्दी मिलवाएगी। और वहीं पास के ही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। तो वहीं उसके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। ये देखकर वो एक बार फिर अपने बीते हुए पलों में खो जाती है और सोचती है, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू को सब लोग आशीर्वाद देंगे। मेरे घर में एक नन्हा चिराग भी आने वाला है। अरे नाचो, गाओ, ढोल बजाओ सारे। अरे माँ जी, आप कितना मीठा खिलाएंगी अब? अरे तेरी नाटी सी बहू है, बच्चा भी नाटा ही पैदा होगा। अगर तुझे यही बकवास करनी है ना तो चली जा यहाँ से। अरे नंदिनी से अच्छी यही है। वो बांझ 5 साल में मुझे ना तो पोता पोती किसी का भी सुख नहीं दे पाई। अब तू जा यहाँ से और मेरी बहू को नजर मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुश रह छोरी। दूर खड़ी कविता अपनी सास की ये बातें सुनकर जल भुन जाती है। तभी समीर उसके लिए एक गिफ्ट में एक बच्चे का पालना लेकर आता है, जिसे देखकर नियति बहुत खुश हो जाती है और समीर उसे फोरहेड पर किस करता है। दोनों अपनी गोद भराई को सबके साथ एंजॉय करते हैं। शाम को नंदिनी नियति के कमरे में जाकर उसे खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, खुश तो बहुत हो ना आज तुम। तुम्हारे मन की जो हो रही है, माँ जी तुम्हें ही मेरी बहू करती रहती है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। बोनी होने के बाद भी भगवान ने सारी खुशी तुम्हें ही दे दी है। मेरी झोली में तो संतान का सुख दिया ही नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपकी मुराद भी जरूर सुनेंगे। इतने में पेड़ के नीचे सोई हुई नियति को एक अजीबो गरीब सी खटपट आवाज सुनाई देती है, जो मंदिर के पीछे के बेसमेंट से आ रही होती है। नियति उस आवाज की ओर चली जाती है और धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतर जाती है।
वो उसी शोर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका पति समीर यहाँ पर कुर्सियों पर बंधा हुआ है और उसके मुंह पर टेप लगी हुई है और वो रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे बोलती है, समीर, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ इतने दूर कैसे? मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलती हूँ। नियति तुम यहाँ कैसे? और हमारा बच्चा वो तो ठीक है ना? और तुम भी ना? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी और एक चलती ट्रेन में चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ। नियति, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। दो गुंडे हाथ में चाकू लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जहाँ समीर नियति को उसमें चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। समीर, मैंने और हमारे बच्चे ने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है एक एक पल कितने मुश्किल से कट रहा था। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नियति, मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी पल मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया। खैर, ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं समीर, मैं पैसे नहीं लाई। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे। वो गुंडे एकदम से घर में घुस आए और उन्होंने सासू माँ के ऊपर वार किया और वो वहीं बेहोश हो गई और फिर मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। क्या तुम्हारे पीछे भी गुंडे पड़ गए थे? मैं नहीं जानता था कि मेरा खुद का बड़ा भाई इतनी नीच हरकत करेगा कि वो तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब जेठ जी ने ये सब किया? पर मुझे लगता है कि जेठानी जी ने ये सब किया है क्योंकि वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। नियति की बात सुनकर समीर उसे सारी बात बताता है कि आखिर किस तरह उसके भाई ने उसे किडनैप करवाया और नियति पर भी गुंडों से हमला करवाने वाला उसका भाई अर्नव ही था। कुछ ही देर के बाद ट्रक एक ढाबे पर रुकता है, जहां नियति और समीर खाना खाते हैं। लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से नियति अपने हाथों से कंगन उतारकर उस ढाबे वाले को दे देती है। लेकिन इतने में ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो वहाँ पर जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। घबराकर समीर लोगों की मदद मांगता है। तभी वहाँ एक औरत अपनी कार से दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर्स नियति की डिलीवरी करते हैं। लेकिन बेबी जल्दी होने के कारण उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समीर पुलिस को कॉल करके अपने भाई अर्नव के बारे में सब बताता है और पुलिस अर्नव को ढूंढने में लग जाती है। साथ ही उसे ढूंढने के बाद डंडे मारकर उससे पूछती है, बता, तूने अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं है। इसकी वजह से मेरी माँ ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता। मैंने अपनी माँ को पोते पोतियों का सुख ही नहीं दिया और मेरा भाई शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ को वही सुख दे रहा था। अर्नव और नंदनी की घिनौनी हरकतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ जाता है और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुछ ही समय के बाद नियति और उसका बच्चा सही सलामत वापस समीर के साथ घर लौटते हैं और एक बार फिर से उनका परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रेग्नेंट बॉनी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।